बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा और आगामी चुनाव को देखते हुए भारत ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को अपने राजनयिकों के लिए नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित कर दिया है। बांग्लादेश में ढाका के अलावा चटगांव, खुलना, राजशाही और सिलट में भी भारत के राजनयिक तैनात हैं। यह फैसला भारतीय दूतावास पर हमले की आशंकाओं और सुरक्षा चिंताओं के बीच लिया गया ताकि राजनयिकों और उनके आश्रितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बांग्लादेश में अगले महीने 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। कल से चुनाव प्रचार की शुरुआत होने वाली है। चुनाव के पहले एक बार फिर हिंसा की आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश में तैनात डिप्लोमैट्स के परिजनों को वापस हिंदुस्तान बुलाने की सलाह दी है। हालांकि दूतावास काम करता रहेगा। आपको याद होगा जब 17 दिसंबर 2025 को ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर कट्टरपंथी भीड़ ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर उच्चायोग में घुसने की कोशिश की थी। प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी नारेबाजी की गई थी। दरअसल अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही भारत के राजनयिकों को परिवार नहीं ले जाने की सलाह दी जाती थी। अब अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश एक और ऐसा देश बन गया है जहां पर भारतीयों के लिए और खासकर परिजनों के लिए जो डिप्लोमेट्स के फैमिलीज हैं उनके लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। दरअसल 12 दिसंबर को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। वो लगातार हमने रिपोर्ट भी किए हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं जिनके लिए कल से प्रचार अभियान की शुरुआत होने वाली है। चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा बढ़ने की आशंका जताई जाती है, पॉलिटिकल रिटॉरिक्स होते हैं, बयानबाजी होती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार बढ़ती हिंसा को देखते हुए चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों पर हमले का यह खतरा बढ़ गया है। बांग्लादेश में हिंदू फिर निशाने पर आ सकते हैं। बीते एक महीने में आपको याद दिलाएं 9 हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में अलग अलग वजहों से हो चुकी है। अगस्त 2024 की हिंसा के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़े। दंगों के दौरान भीड़ ने बड़ी मात्रा में हथियारों को लूटा था। भीड़ ने पुलिस के 15% हथियार और 30% गोला बारूद तक लूट लिए थे। करीब 6000 हथियार और 6.5 लाख गोलियां भी उस वक्त लूट ली गई थी। अब लूटे गए हथियारों से बांग्लादेश चुनावों में हिंसा की आशंका बढ़ गई है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सरस्वती पूजा जो कि परसों है, बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। ऐसे में अगर हिंदुस्तानी पब्लिक वहाँ रहती है, हिंदुस्तानी पब्लिक के डिप्लोमेट्स की फैमिली वहाँ रहती है और सरस्वती पूजा का आयोजन होता है तो वो कहीं निशाने पर ना आ जाए। इन्हीं बातों को देखते हुए भारत ने अपनी फैमिलीज़ को, डिप्लोमेट्स की फैमिलीज़ को वापस बुला लिया है। AIMIM का दावा है कि बंगाल में भी ओवैसी की बड़ी तैयारी है। TMC से अलग होकर नई बाबरी की बुनियाद जोड़ने वाले हुमायूं कबीर ने दावा किया कि वो बंगाल के ओवैसी बन चुके हैं और असल ओवैसी के साथ मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। सुनिए हुमायूं कबीर की पार्टी की स्थापना के समय हजारों समर्थकों के साथ आए ओवैसी की पार्टी के नेता ने क्या दावा किया था। कितने लोग आए हैं यहाँ पे? अभी तक तकरीबन उन्होंने पर्सनल खुद गाड़ी करके 5-6 हजार आदमी अभी तो दिखाई दे रहा है। AIM के पहुंचे हुए। AIM का पहुंचे। तो लोगों की क्या डिमांड हो रही है? लोग क्या चाहते हैं? लोग चाह रहे हैं कि गठबंधन हुमायूं जी से गठबंधन हो, मिल के लड़े ताकि आसानी से बीजेपी और TMC को हरा सके। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ओवैसी की पार्टी को वेलकम किया जा रहा है। क्या सच में मुसलमानों की पहली पसंद ओवैसी बन गए? क्या AIMIM मुसलमानों के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या TMC का विकल्प बन गई है? इस पर देश के अलग अलग इलाकों के मुसलमानों की क्या राय है, यह भी आज सुनना बहुत जरूरी है। ओवैसी जी की जो झूठी झूठी बातें हैं, जो उन्होंने लोगों को गुमराह करके जो हमारे मुसलमान भाइयों को वोट लेते हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला सर। ये एक्सीडेंटल नगर सेवक उनके जितने आए हैं एक्सीडेंटल नगर सेवक हैं। ये आने वाले दिन में इनके विकास के नाम पे कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अगले चुनाव तक सब खुश हो जाएंगे सर। बुरखे वाली क्यों बनेगी प्रधानमंत्री? बगैर बुरखे की भी तो बन सकती है। ये हमारी बहन खड़ी है बुरखे वाली, तो ये बन सकती है और हम नहीं बन सकते। और ये जो बोल रहे ये गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे, मुसलमानों को बहका रहे, भड़का रहे, झूठी बातें, झूठी तसल्ली देकर अपनी तरफ लोगों को लेकर वोट खराब करे और खिंचाव ले रहे। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अभी देखो तो यानी कि उनका एक वो जो पतंग वाला स्टाइल है, बच्चों को क्या होता है कि यानी कि वो चीज इंटरेक्ट करती है, जिस वजह से शायद से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही है आज के तारीख में। बट देखने वाली बात ये होगी कि आगे जाके ये क्या करते हैं। बात वो तो करते हैं अपनी, मगर ये है कि वो
भड़काने वाली बात भी, मुसलमानों के करीबी और हिंदू मुस्लिम की बात, तो वो सब नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब। तो जो हलचल मची है अब तमाम विरोधी पार्टियों में, विपक्षी पार्टियों, उसके बाद तो ये कहा जा सकता है कि यू कांट इग्नोर ओवैसी। आप ओवैसी को पसंद करें नापसंद करें, पर आप उनको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये हैसियत उन्होंने एमआईएम की मुसलमानों के मन में जरूर बना दी है। अब बढ़ते आज की अगली कहानी की ओर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम विभांशु सुधीर का ट्रांसफर कर दिया, तबादला कर दिया। हाईकोर्ट का यह आदेश प्रशासनिक बताया जा रहा है, लेकिन इस ऑर्डर के आने के बाद एक बार फिर संभल के सर्कल ऑफिसर रहे यानी सीओ रहे अनुज चौधरी सुर्खियों में है और तमाम हेडलाइंस में छाए हुए हैं। दरअसल विभांशु सुधीर ही वो जज है जिन्होंने इसी महीने की 9 तारीख को अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह मामला नवंबर 2024 में संभल में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है। जज के आदेश के बाद भी अनुज चौधरी पर एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। विरोधी कहते रहे कि अनुज चौधरी के लखनऊ से बड़े अच्छे संबंध हैं, इसीलिए एफआईआर से बचाया जा रहा है। आज इस मामले का स्टेटस क्या है आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए विभांशु सुधीर जो संभल में बतौर सीजीएम 3 महीने भी नहीं टिक पाए, अब उनकी जगह किन की पोस्टिंग हुई है। यही वो हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन है जिसमें संभल के ही चंदौसी कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर काम कर रहे आदित्य सिंह को संभल का नया सीजीएम बनाया गया। जी हां, आदित्य सिंह नाम है, जबकि विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर का सिविल जज सीनियर डिवीजन बना दिया गया है। जुडिशरी में सीजीएम और सिविल जज सीनियर डिवीजन का ओहदा और रैंक एक समान माना जाता है, लेकिन सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ताकत जो इस कुर्सी को देश का संविधान देता है उससे हर कोई अच्छे से वाकिफ है। मुझे और तफसील में कहने की जरूरत नहीं है कि आप एक सिविल जज हैं और एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं तो क्या अंतर है आपकी ताकतों में। विभांशु सुधीर की जगह आदित्य सिंह संभल के सीजीएम बन चुके हैं। इस खबर के आते ही संभल में वकीलों ने प्रशासनिक आदेश के खिलाफ आज दिन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी वकील अब ये चाहते हैं कि विभांशु सुधीर जो महज 3 महीने इस कोर्ट में रहे उनका ट्रांसफर रोका जाए, उनको वहीं पर बहाल किया जाए। जो अधिकारी न्यायी है वो हमारा भाई है। बहुत दिनों बाद सीजीएम कोर्ट बहुत अच्छा रन कर रही थी, पूरे जिले के अधिकारियों को बहुत अच्छा न्याय मिल रहा था। उन्होंने न्याय प्रक्रिया के अनुसार जो एफआईआर पुलिस वालों के खिलाफ की, इससे पूरा जनपद संभल के अधिवक्ताओं में और सारी अधिकारियों में खुशी की लहर थी और वो हाई कोर्ट द्वारा ट्रांसफर कर किए जाने के कारण आज अधिवक्ताओं में बहुत उबाल है कि एक अच्छे न्यायिक अधिकारी का बहुत शीघ्र ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किया वकीलों ने इसलिए कि विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया। अब आपको बताता हूं कि आदित्य सिंह जो नए सीजीएम बने उनके बारे में कुछ अहम जानकारी आप जान लीजिए। बतौर सीजीएम उनकी ये पहली पोस्टिंग है, ये आपके सामने तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं आदित्य सिंह। इसे प्रमोशन ही माना जाना चाहिए। 21 नवंबर 2023 से अब तक आदित्य सिंह संभल के चंदौसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर थे, यानी कि सिविल के मामले ही देखा करते थे, क्राइम के मामले नहीं देखा करते थे। एक ऐसा ही सिविल केस इनकी अदालत में 19 नवंबर 2024 को आया था। वो ये शाही जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला था। जज आदित्य सिंह की कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था, यानी जिस वजह से सांप्रदायिक तनाव हुआ वो सर्वे का ऑर्डर इसी अदालत से मिला था। सर्वे टीम पहले 19 नवंबर 2024 को पहुंची और फिर 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद पहुंची थी। सर्वे टीम को देखकर उस वक्त भीड़ बेकाबू हो गई थी और इससे बाद में हिंसा हुई जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई पुलिस वाले भी उस वक्त घायल हुए थे। इसमें आलम नाम का एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पिता यामीन ने कोर्ट में याचिका लगाकर यह आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने जान से मारने की नीयत से आलम पर गोली चलाई। यामीन की ही याचिका पर सीजीएम रहे विभांशु सुधीर ने तब के सीओ और अब एडिशनल एसपी यानी प्रमोशन पा चुके अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दाखिल करने का आदेश दिया था। वैसे तो जजों का ट्रांसफर रूटीन एक्सरसाइज है, हाईकोर्ट का प्रशासनिक फैसला है, लेकिन एक जज के ट्रांसफर वकील आखिर छाती क्यों पीट रहे हैं, धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसके लिए हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट की साइट पर विभांशु सुधीर का प्रोफाइल चेक किया।
जिसमें एक दिलचस्प और चौंकाने वाली जानकारी हमारे हाथ लगी है, हमारी टीम को लगी है। मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस चीज को देखें। विभांशु सुधीर ने 31 मई 2013 से अपना न्यायिक करियर की शुरुआत की। सुल्तानपुर में एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर उनकी पहली पोस्टिंग हुई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अपने 12.5 साल के करियर में उनके 15 ट्रांसफर हो चुके हैं। खबर लिखे जाने तक हाईकोर्ट की वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। नया ऑर्डर कल ही आया है। ये इनके करियर में 16वां असाइनमेंट है, या आप कह सकते हैं कि 16वां ट्रांसफर है। तो 12.5 साल में 16 ट्रांसफर, आप समझ सकते हैं कि विभांशु सुधीर किन की आंखों के तारे और किन की आंखों में चुभते हैं। विभांशु सुधीर के कोर्ट ने 9 जनवरी को अनुज चौधरी पर एफआईआर का दर्ज करने का आदेश दिया था। यह डेडलाइन कल तक की है। आज तक का अपडेट क्या है, ये बता रहे हैं संभल से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और 15 से 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ आलम नाम के शख्स की गोली लगने के मामले में एफआईआर करने के आदेश पर फिलहाल तो संभल पुलिस के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ न सिर्फ यूपी सरकार बल्कि खुद संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी और वो तमाम पुलिसकर्मी भी हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीजेएम कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइन के खिलाफ बताया है, बल्कि ये भी कहा है कि कोर्ट का फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि कोर्ट ने एफआईआर लिखने का आदेश देते वक्त पुलिस के अधिकारियों को नहीं सुना। ऐसे में यूपी सरकार को उम्मीद है कि हाई कोर्ट सीजेएम कोर्ट के आदेश को बदल देगा, साथ ही साथ उसे इस मामले में एफआईआर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संभल पुलिस ये पहले ही साफ कर चुकी है कि आलम को जो गोली लगी थी वो .32 बोर की थी, जिसका संभल की पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। तो जाहिर तौर पर जैसे ही ट्रांसफर हुआ विभांशु सुधीर का, उनकी जगह आदित्य सिंह आए। वही आदित्य सिंह जिनके आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। संभल से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक आवाजें सुनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा, और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। तो बेसिकली रूटीन तबादला भले हो, लेकिन उसका एक राजनीतिक उद्देश्य था, और राजनीतिक उद्देश्य ये है कि जो भी जज सरकार के नैरेटिव के खिलाफ जा करके अगर कोई आदेश देगा तो उसको हम तबादला कर देंगे। और एक तरह से संदेश दिया जा रहा है दूसरे जजों को कि आपके सरकार के नैरेटिव के खिलाफ कोई कानून सम्मत फैसला आपको नहीं देना है। न्यायालय का काम न्यायिक तरीके से होता है। जो न्यायिक ट्रांसफर है उसमें कोई प्रशासनिक दखल नहीं होता, और मुझे लगता है कि तमाम चीजें, मैं ये कह नहीं सकता कि उस पार्टी में कितने लोग कितना ज्ञान रखते हैं संविधान का, कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे लगता है न्यायिक कार्य में प्रशासनिक स्तर से कोई बाधा डाली नहीं जा सकती। न्यायिक ट्रांसफर में भी इस पर लागू नहीं होता। कई ट्रांसफर एक साथ होते हैं, कुछ चीजें प्रोसेस में रहती जिसकी जानकारी नहीं होती।